नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं MPPSC प्रीलिम्स 2026 के लिए एक MCQ सीरीज लेके आया था जिसका नाम है सिलेक्शन सीरीज। इस सीरीज में मैं आपको डेली PYQ प्रश्न करा रहा हूं, जहां से आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको हर प्रश्न की डिटेल बताता हूँ, जहाँ से जो एक्स्ट्रा फैक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी है वह भी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ सीरीज आपको 50 से 60 नंबर की सीधे तैयारी करा देगा, जहाँ से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जैसा आप सभी को पता है, माइनस मार्किंग आ चुकी है, तो अब इतना कट ऑफ जाना मुश्किल हो जाएगा। अब कट ऑफ जो जाना है वह 50 से लेके 60-70 नंबर तक मैक्सिमम जाएगा। तो 50 से 60 की जब यहाँ पर तैयारी हो जाएगी तो 10 नंबर की आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, जो डीसी सर आपको बहुत जल्द यूनिट वाइज में कराने वाले हैं। तो आपको केवल एक काम करना है कि डेली आपकी एक बुक कॉपी ले लेनी है और जो फैक्ट मैं आपको बताता हूँ उस फैक्ट को अपनी कॉपी में नोट करते चलना है। और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको केवल यही नोट्स पढ़ के जाने हैं या यही फैक्ट पढ़ के जाने हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज हमारा सिलेक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 को, जिसमें पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो देखिए, एससी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की रक्षा करने के लिए 1989 में भारत सरकार द्वारा एससी एसटी एक्ट लाया गया था। ठीक है, यहाँ 1989 में पारित होता है। उसके बाद भारत में यह 30 जनवरी 1990 से क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। ठीक है, अभी हाल ही में 2018 में इसमें संशोधन किया गया। कब किया गया? 2018 में। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2018। तो देखिए, 20 मार्च 2018 की बात है कि यहाँ पर एससी एंड एसटी एक्ट के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। इसमें बोला गया था कि भैया, जो एससी एसटी वाले क्या करते हैं, आज जब हमारे खिलाफ शिकायत करते हैं तो आप बिना कुछ जांच किए आप हम क्या कर लेते हो, गिरफ्तार कर लेते हो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्पष्ट किया कि भैया, इस कानून में सीधा लिखा गया है कि यहाँ प्राथमिक जांच की जरूरत नहीं है, तो आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं बिना प्राथमिक जांच के। ठीक है, साथ में यहाँ पर बोला गया कि किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करोगे तो यहाँ पर जो मेनली जिस भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करोगे तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दो बातें यहाँ पर बोली गई कि प्राथमिक जांच की ज़रूरत नहीं है तब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो, तो जब एससी एसटी एक्ट वाला कोई व्यक्ति आपके खिलाफ क्या लगाता है, याचिका लगाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्रथम दृष्टा किसको बताया कि एससी एसटी एक्ट का जो व्यक्ति है वही प्रथम दृष्टा है। उसने जो बोल दिया वही क्या मानना पड़ेगा, आगे मानना पड़ेगा इस कानून के खिलाफ। तो हाल ही में इसमें 2018 में क्या हुआ है, तो याद रखिएगा, संशोधन किया गया है। अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल? तो सर नहीं। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श कर राज्यपाल द्वारा? तो ये भी नहीं है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श कर राष्ट्रपति द्वारा? बिल्कुल सही जवाब है कि जो राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता है यानी चीफ जस्टिस होता है, उसकी नियुक्ति भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब देखिए, मध्य प्रदेश के हाल ही में 29वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जिन्होंने 17 जुलाई 2025 के दिन शपथ ली है और उनका नाम है संजीव सचदेवा। क्या है? संजीव सचदेवा उनका नाम है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव सचदेवा हैं। अब आपके एग्जाम में आता है तो आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। परिजात मंजरी नाटिका किस शासक की प्रशंसा में लिखी गई है? तो देखिए, परिजात मंजरी नाटिका यह एक परमार वंश के शासक थे जिनका नाम था अर्जुन बर्मन।
ये अर्जुन बर्मन की प्रशंसा में लिखी गई है मंजरी नाटिका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 का बैच अभी ऑफर में आपको मात्र 800 रुपये में मिल रहा है। इसमें आपको एमपीपीएससी प्रीलिम 2025 का जो बैच था, जिसमें सर की 100 से ज़्यादा क्लास वो है जिसमें सर ने याद कराया है, वहाँ फ्री में मिल रहा है। तो मात्र 800 रुपये में आपको मिल रहा है 2 कोर्स। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास, ऑल टॉपिक पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी कुछ मिलने वाला है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि ये कोर्स वह है जिससे आपका सिलेक्शन सीधा होने वाला है। तो मेरा यही मानना है कि इसको जल्दी से जल्दी आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा पर्वत के पूर्वी भाग कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम सतपुड़ा पर्वत के बारे में समझ लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में क्या है, उसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। यानी ये जो पार्ट है इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के आप सभी को पता होगा 3 भाग है। पूर्वी भाग को मैकाल श्रृंखला कहा जाता है। मध्य वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो आप सभी को पता है महादेव श्रेणी कहा जाता है, जिसके ऊपर क्या बसी हुई है, पचमढ़ी बसी हुई है। फिर पश्चिमी वाले को आप सभी को पता है राज्य पीपला श्रेणी कहा जाता है। अब यहाँ पर पूछा गया है पूर्वी भाग, तो पूर्वी भाग मालवा का पठार है क्या, नहीं। भांडेर है क्या, नहीं। मध्य भारत का पठार है क्या, नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाल का पठार। आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं सर, मालवा का पठार तो भैया यहाँ पर विंध्याचल पर्वत वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य भारत का पठार ग्वालियर वाले क्षेत्र को बोलते हैं। अब हमारा सतपुड़ा का तो हमें दक्षिण में ही देखने को मिलता है। तो भांडेर और मैकाल, तो मैकाल आप सभी को यहाँ पर दिखता है, तो मैकाल क्या होगा, सतपुड़ा का पूर्वी भाग, इसे भी आप लगा सकते थे। सतपुड़ा की सबसे ऊँची चोटी है धूपगढ़, आप सभी को पता है। ठीक है, 1350 मीटर उसकी क्या ऊंचाई, और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पचमढ़ी नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आती है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। राई नृत्य का संबंध है। अब देखिए, सबसे पहले राई नृत्य की बात कर लेते हैं। 2013 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे लोक नृत्य घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, तो राई है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि राई किस क्षेत्र में फेमस है, तो राई मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। कौन से में, बुंदेलखंड क्षेत्र में यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, यह प्रचलित देखने को मिलती है। अब ये कब इसका प्रदर्शन किया जाता है, तो इसका प्रदर्शन मुख्य रूप से 12 महीने ही होता है मेनली तो, परंतु जब खुशी वगैरह का मौका होता है उस दौरान राई का प्रदर्शन यहाँ पर मुख्य रूप से किया जाता है। तो देखिए, फाग जब होली का समय आता है तो बिल्कुल सही, इस टाइम भी इसे किया जाता है। रबी की फसल से तो जब अक्टूबर नवंबर आता है तो उस दौरान भी इसको क्या किया जाता है, राई नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालवा की जलवायु है, मालवा की जलवायु कैसी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि मालवा की जो जलवायु है वह एक प्रकार की उपोष्ण जलवायु है, यानी उष्ण प्रकार की जलवायु है। तो मैंने आपको बताया था क्यों है उपोष्ण, तो यहाँ से क्या निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा के कारण ना तो ज़्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है, ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। यानी मानसूनी जलवायु का मतलब क्या, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हम आते हैं। मानसूनी प्रकार की जलवायु यानी हर 3-4 महीने में हमारे यहाँ मौसम परिवर्तित होता रहता है, इसलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मालवा की जलवायु को आप सभी को पता होगा कि एक फयान नामक व्यक्ति थे, उन्होंने विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु कहीं पर है, तो वो कहाँ पर है, मालवा के पठार में। अब हम आगे बात करते हैं, वीर क्रांतिकारी राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है। तो देखिए, राजा भभूत सिंह का संबंध जो आज की डेट में हम देखते हैं पचमढ़ी में इन्होंने राज किया था। अब आप सभी को पता है कि पचमढ़ी में एक जनजाति रहती है, उसका नाम है गोंड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोंड जनजाति। अब राजा भभूत सिंह क्यों चर्चा में थे, तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पचमढ़ी में जब उनकी बैठक हुई थी तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पर राजा भभूत सिंह की हम क्या लगाएंगे, एक मूर्ति स्थापित करेंगे। तो तभी से राजा भभूत सिंह क्या आ गए थे, चर्चा में आ गए थे। तो राजा भभूत सिंह का संबंध किससे, गोंड जनजाति से है, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न में चलते हैं।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना जो 2023 में शुरू की गई थी का लक्ष्य क्या है। देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का मकसद ये था कि हम क्या करेंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे, मतलब सिखाएंगे, और उसके साथ साथ आपको उसका पेमेंट भी देंगे। तो यहाँ पर ये योजना क्या हो गई, ट्रेनिंग और पेमेंट से रिलेटेड हो गई, इसीलिए बोला गया है कि सीखो कमाओ योजना, कि हमारे साथ ही आप सीखो, हमारे साथ ही हम आपको क्या देंगे, पैसा देंगे। इसमें कहा गया है कि जिसने ITI की है उसे हम सीखते हुए 8,000 रुपये महीने का स्टाइपेंड देंगे। जिसने डिप्लोमा किया है उसे कितना देंगे, 8500 रुपया देंगे। और जिसने डिग्री की है उसे हम मुख्य रूप से कितना देंगे, 10,000 रुपये देंगे। ये घोषणा किसने की थी, जब 2023 का चुनाव आने वाला था उससे पहले मई महीने में जो अपने मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और स्टाइपेंड। तो यही क्या था, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। राय नृत्य संबंधित है कोरगू से, भिलाला से, भारिया से, बेड़िया से, तो राइट आंसर हो जाएगा बेड़िया। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि MPPSC 2026 के लिए हम आपके लिए न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको एक FLT मिलने वाली है जो 199 में मिल रही थी। आज की डेट में आज ऑफर चल रहा है तो वहाँ आपको मात्र 150 रुपये में मिल रही है। फिर 350 की जो यूनिट वाइज वाली टेस्ट सीरीज थी वहाँ आपको मात्र 300 रुपये में मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर जनजाति, मध्य प्रदेश की जनजातियों की एक हमने PDF अपलोड की है, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा प्रश्न किसके मिल रहे हैं, जनजाति के मिल रहे हैं। तो आपको इसको ज्वाइन करना भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, या आपको कोई कॉन्टैक्ट, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है, सभी के ऊपर 20% का भारी डिस्काउंट है, आप जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हो। मात्र 2 दिन का समय है, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। जबलपुर के बाजना मठ का निर्माण निम्न से किस शासक द्वारा कराया गया था। तो मैंने बताया था, ये पढ़ाया हुआ है कि बाजना मठ कहाँ पर है, जबलपुर में है, और यह तांत्रिक क्रिया के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए, तांत्रिक क्रिया के लिए बहुत फेमस है। और इसका निर्माण संग्राम साहा के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, संग्राम साहा के द्वारा यहाँ पर बाजना मठ का निर्माण कराया था। यहाँ पर जबलपुर में संग्राम साहा के द्वारा संग्राम सागर का भी निर्माण कराया गया था, और यह भी हाल ही में चर्चाओं में था। तो याद रखना, संग्राम शाह किस वंश से संबंधित थे, तो यह गोंड वंश से संबंधित राजा थे। मदन शाह भी गोंड वंश के राजा थे, जिन्होंने जबलपुर में मदन महल का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था, मदन महल का निर्माण कराया था। अब आगे चलते हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का सूत्रवाक्य क्या है। तो देखिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो अति पिछड़ी जनजातियां हैं उनके क्षेत्रों का मुख्य रूप से डेवलपमेंट करना है, चाहे वह स्किल बेस्ड पे हो, चाहे वह लर्निंग बेस्ड पे हो, चाहे वह आप रोजगार से संबंधित ले लें। यानी वहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हें 12 सड़कों से जोड़ेंगे, वहाँ पर स्कूल खोलेंगे, जो बेसिक सुविधाएं, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो सभी जनजातियों को हम प्रदान कराएंगे। यह योजना मुख्य रूप से मई 2025 में शुरू की गई है, और इसके अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश की, आप सभी को पता होगा, 3 जनजाति, जिनका नाम क्या है, बेगा, भारिया और सेहरिया, ये तीनों जनजाति इस अभियान के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, और इसका मुख्य जो सूत्रवाक्य है, वह सूत्रवाक्य है, हर आदिवासी के दरवाजे तक सरकारी लाभ पहुंचाना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो अभी मैं बता देता हूँ कितनी है, आप मैप में देख के समझ जाएंगे कि कितनी है। तो ये हमारा प्यारा सा मध्य प्रदेश है, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है यूपी, यहाँ पर मिलता है राजस्थान, यहाँ पर मिलता है गुजरात, और यहाँ पर मिलता है महाराष्ट्र, और यहाँ पर मिलता है छत्तीसगढ़। कितने होगा भैया, 2, 4, ये 5, टोटल कितने हो गए, 5। सर्वाधिक जिले तो यूपी से मिलते हैं, सबसे कम तो गुजरात से मिलते हैं 2। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर महाराष्ट्र से पहले 9 जिलों की सीमा मिलती थी, आज की डेट में 10, राजस्थान से 10, छत्तीसगढ़ से 7। अब आपको आज कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि यूपी से कितने जिलों की सीमा स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की। मैं देखता हूँ आप क्या आंसर इसका देते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र का संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, इस विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में हुई थी, बिल्कुल सही है। इस संयंत्र की 4 इकाइयाँ पुरानी होने के कारण बंद हो चुकी है, बिल्कुल सही है। सोहागपुर क्षेत्र से इसे कोयला प्राप्त होता है, तो ये भी सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले में स्थित है, याद रखना। फिर देखिए एक और बात करते हैं कि उमरिया में आपको एक देखने को मिलता है बीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र। कौन सा? बीर सिंहपुर ताप विद्युत केंद्र हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? उमरिया में। मध्य प्रदेश और भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो हमारे मध्य प्रदेश में, याद रखना। मध्य प्रदेश में एनटीपीसी का एक और प्लांट है गाडरवाड़ा ताप विद्युत केंद्र, वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वहाँ गाडरवाड़ा नरसिंहपुर जिले में हमें देखने को मिलता है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी की ऐसी मेमोरी होती है जिसे आप जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हो वहाँ क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। तो आप सभी को पता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रकार की ऐसी मेमोरी है जिसे हम जैसे ही हम कंप्यूटर बंद करते हैं तो वह क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है या डिलीट हो जाती है। रैम को मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइमरी मेमोरी। और मेन मेमोरी किसे कहा जाता है? रैम को ही कहा जाता है। फिर रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ये डिलीट नहीं होती, कभी लाइट भी चली जाती है। तो हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क आप सभी को पता है एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी यहाँ भी एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी मुख्य रूप से ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको आप कंप्यूटर में लगाते हैं तो मेमोरी दिखाती है और जैसे ही निकालते हैं तो वहाँ क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे पेन ड्राइव, पेन ड्राइव एक किसका एग्जाम्पल है? तो फ्लैश मेमोरी का वह एग्जाम्पल है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतमाला परियोजना भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर 2017। अब भारतमाला परियोजना क्या थी? तो भारतमाला परियोजना मुख्य रूप से सड़कों के विकास के लिए थी। किसके विकास के लिए थी? सड़कों के डेवलपमेंट के लिए भारतमाला परियोजना लाई गई थी। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता था कि भारत सरकार द्वारा 6 लेन हाईवेज बनाए गए थे जिसके द्वारा भारत के बड़े बड़े महानगरों को क्या किया जा सके? कनेक्ट किया जा सके। इसके लिए 2017 में भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना को अनुमोदित किया गया था। इस परियोजना के निर्माण करता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके वर्तमान में अध्यक्ष आप सभी को पता है। NHAI सड़क परिवहन मंत्रालय किसके पास है? तो नितिन गडकरी के पास है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाकवि ईसुरी का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है महाकवि ईसुरी कहाँ के थे? लोक साहित्यकार। तो मैंने बताया था यह बुंदेलखंड के लोक साहित्यकार थे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मालवा के अंतिम परमार शासक मल्हब देव को किस मुस्लिम शासक ने पराजित किया था? तो इनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। और ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात के शासक थे। कहाँ के थे? गुजरात के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और आप सभी को पता होगा अलाउद्दीन खिलजी का एक किला भी है हमारे यहाँ। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी का किला हमारे मध्य प्रदेश में किस जिले में है। ये अलाउद्दीन खिलजी वंश वाले नहीं है, ये गुजरात के शासक थे जिन्होंने परमार वंश के अंतिम शासक मलक देव को पराजित कर कर मालवा में किस वंश की नींव रख दी थी? तो खिलजी वंश की नींव रख दी थी या मुस्लिम वंश की नींव रख दी थी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित PM जनमन योजना का उद्देश्य राज्य के किन विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सड़क संपर्क प्रदान करना है? तो इसका राइट आंसर है बेगा, भारिया, सहरिया। ये 3 अति पिछड़ी जनजाति, इन्होंने भारत की 70 से ज़्यादा अति पिछड़ी जनजाति को मार्कअप किया है। और PM जनमन योजना के तहत वो क्या करने वाले हैं? उनको मुख्य सड़कों से वहाँ पर विद्यालयीन सेवा सभी चीज़ें प्रदान करने वाले हैं। बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा किससे संबंधित है? तो याद रखना बुंदेलखंड की रहस्य परंपरा कृष्ण भगवान से संबंधित है। इस रहस्य परंपरा में यहाँ पर महाभारत के जो भी वक्तव्य थे वो सभी सुनाए जाते हैं और उसे लोक नाट्य के थ्रू प्रस्तुत भी किया जाता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा सतना के पूर्ण स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था? तो जो रघुवंश प्रताप सिंह थे इनके द्वारा सतना में पूर्ण स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया था। 2025 में मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब आयोजित हुई थी? तो 2025 में 24-25 फरवरी के दिन। कब? 24-25 फरवरी 2025 के दिन भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। याद रखना कहाँ पर किया गया था? भोपाल में। पहले आप सभी को पता होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर होती थी? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पहले हुआ करती थी कहाँ पर? तो आपको पता है इंदौर में। परंतु 24-25 फरवरी 2025 के दिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन भोपाल में किया गया था, जिसका जो मोटो था या थीम थी उसका नाम था इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। क्या था? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ उसकी क्या थी?
थीम वाक्य था या मोटो था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है, मात्र 800 रुपये में अभी आपको मिल रहा है, 20% का ऑफर है। 26 जनवरी तक यह ऑफर चलेगा। तो आपके पास केवल एक दिन शेष रहेगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, नहीं तो उसके बाद वापस से यह आपको 999 में मिलने वाला है। तो मेरा यही मानना है कि आपको क्या करना है, इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा की गई है? देखिए मैंने क्लास नंबर 1 में भी यह प्रश्न पढ़ाया था, फिर अगला एग्जाम होता है उस एग्जाम में भी यह आंसर टकराता है। इसमें आर्थिक प्लस शैक्षणिक दोनों हितों की रक्षा की जाती है और उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद नंबर 46, जो किस में आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा मानदंड विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कमजोर जनजाति से संबंधित एक मानदंड क्या है, तो घटती और स्थिर जनसंख्या, यानी इनकी जनसंख्या कांस्टेंट भी और साथ में धीरे धीरे घटती जा रही है। यही मुख्य रूप से मानदंड है किसका, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को पहचानने का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य बताए गए हैं, दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, कि किस नंबर पर कौन सा आता है। तो देखिए इसका राइट आंसर तो देखिए थीम नंबर 2 है, स्वास्थ्य पंचायत से। कौन सी है, ये पहला वाला है। फिर आपको याद होगा बी थीम 3 बाल हितैषी पंचायतों से संबंधित है, ये सेकंड हो गया। फिर थीम 5 तो स्वच्छ और हरित पंचायत से हो गया, और थीम 7 सामाजिक एवं सुरक्षित पंचायत से हो गया। तो राइट आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है, फर्स्ट का फोर्थ, से सेकंड का थर्ड का सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। फिर अगले प्रश्न पे चले उससे पहले मैं बता दूं कि टेस्ट सीरीज में 20% का भारी डिस्काउंट चल रहा है, आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी सबसे अच्छी बात है इसमें आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो सोचो मत और सीधे जाके ज्वाइन करो। यहाँ पूरे नए पैटर्न पर आधारित है, इसमें आपको माइनस मार्किंग भी देखने को मिलने वाली है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में तृतीय क्षेत्र के किस क्षेत्र का योगदान 2024-25 में सर्वोच्च था? तो व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट का तृतीय क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा योगदान है। ऐसे प्रश्न लगातार एमपीपीएससी द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है राजा भभूत सिंह। राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित है? इसका जो भी आंसर देगा साथ में डिटेल सॉल्यूशन पहुंचाएगा, उसका कमेंट कल मैं अपने इसमें जोड़ने वाला हूं। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना राजा भभूत सिंह किस जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलेंगे अब हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।